नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। और इस सेशन में हम एक ऐसी बीमारी के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा दर्द पैदा करती है, और टाइटल में आप उसका नाम पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, उस बीमारी का नाम है साइटिका, जिसे आयुर्वेद में कहते हैं गृध्रसी, और आम भाषा में उत्तर भारत में उसे कहते हैं रीह या रीह का दर्द। फ्रेंड्स, चर्चा शुरू करने से पहले एक सवाल करता हूँ। क्या आपको कभी साइटिका पेन हुई है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे हुई है। 87 में एक बार मैं ट्रेन से उतर रहा था, सफ़र कर रहा था। मैं ऊपर वाले बर्थ पे था, तो जैसे मैं उतरने लगा अचानक मेरी कमर में दर्द हुई, वो टांग में नीचे जाने लगी, और उसके बाद मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है ये मैं ही जानता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि साइटिका पेन जो है बहुत तकलीफदेह होती है, इसलिए मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ। वैसे तो हर एक रोग को, हर एक बीमारी को गंभीरता से लेना चाहिए। कोई भी पेशेंट हमारे पास इलाज के लिए आता है तो ऑब्वियसली वो उसे तकलीफ़ है तभी आया, लेकिन मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ कि साइटिका वाले पेशेंट की तकलीफ़ को गहराई से महसूस करिए। बहुत तकलीफ़ होती है, और फिर जितना अच्छे से हो सकता है उसका इलाज करिए। और वो अच्छे से इलाज कैसे करना है अपने, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ इस सेशन में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात, एक जनरल एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, और वो स्टेटमेंट ये है कि आप अपने माइंड में ना, अपने मन में नोट कर लीजिए कि आपके पास अगर 10 पेशेंट आते हैं ना गृध्रसी के, साइटिका के, उनमें से 9 को, यानी अगर 10 आते हैं तो उनमें से 9 पेशेंट्स को एक अंडरलाइंग एबनॉर्मेलिटी होती है, एक खराबी होती है। और उस खराबी का नाम जानते हैं क्या है? उसका नाम है डिस्क प्रोलैप्स। तो डिस्क प्रोलैप्स क्या होता है? जो वर्टिब्री होते हैं ना, मनकों के बीच में गद्दियाँ होती हैं, गद्दी जब पीछे की तरफ खिसक जाती है उसे कहते हैं डिस्क प्रोलैप्स। मॉडर्न मेडिसिन में इसका एक बड़ा सा नाम है प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, PIVD फॉर शॉर्ट। ओके, तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है और वो चीज़ मुझे तकलीफ़ देती है। बहुत सारे आयुर्वेद डॉक्टर्स के पास जैसे ही पेशेंट आता है कि वो, उसको पता चलता है डॉक्टर को कि इसे गृध्रसी है, जो साइटिका है, तो वो गहराई में ये नहीं विचार करते वो डॉक्टर कि इसकी जो मेरुदंड है या वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें अबनॉर्मेलिटी क्या हुई है। और जब तक आप अबनॉर्मेलिटी को गहराई से समझेंगे नहीं, आप ना तो अच्छे तरीके से इलाज कर पाएंगे, ना आपको अपने इलाज पे आत्मविश्वास होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। इसलिए आप अपने आप को बता लीजिए कि मेरे पास जितने पेशेंट्स आएंगे साइटिका के, उनमें से 10 में से 9 को क्या होगा? डिस्क प्रोलैप्स, यानी डिस्क अपनी जगह से हट गया है पीछे की तरफ से। उससे क्या होता है? अब क्या होता है कि ये डिस्क प्रोलैप्स है कहाँ का? ये जो लंबर स्पाइन होता है ना, और सैक्रल, यानी जो वर्टिब्री होते हैं लंबर और सैक्रल, तो आम तौर पर जो लंबर के नीचे वाले हैं ना, जैसे L4, L5 और L5 और S1 के बीच जो रूट्स निकलते हैं, जब सैक्रल जो है वो 1 2 3 है, तो अगर यहाँ कहीं पे नर्व रूट दब जाएगी, डिस्क प्रोलैप्स होगा, तो पेशेंट को पेन होगा। आमतौर पर ये हिप में होता है, नितंब में होता है, बटक में होता है, एक साइड होता है, कभी कभी बैक में भी होता है, और एक ही साइड होता है आमतौर पर। अगर दोनों साइड पे है तो कुछ बात गंभीर है। ओके, गंभीर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या बोला
कि आमतौर पर हम आयुर्वेद डॉक्टर्स के क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स आएंगे उनमें डिस्क प्रोलैप्स होता है और आपको उसका इलाज करना है, यानी 10 में से 9। अब आप पूछेंगे कि बाकी एक जो है 10 में से एक को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी उत्सुकता तो होती है ना जानने की, ह्यूमन माइंड है। उसको हो सकता है कि वर्टिब्रा जो है ना, वर्टिब्रा मन का, वो अपनी जगह से हिल गया है, खिसक गया है, उसका भ्रंश हो गया है, उसको बोलते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। ओके, या ये हो सकता है कि वो जो स्पाइनल कॉर्ड जिस कैनाल में से जाती है ना, जिसको कहते हैं स्पाइनल कैनाल, वो किसी तरह से संकुचित होती जा रही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से हो जाएगी, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस से हो सकती है, या कोई और बीमारी हो सकती है, तो वो संकुचित होती जाती है। ठीक है, या कभी कभी वर्टिब्रल कॉलम में ट्यूमर्स होते हैं या पेल्विस में ट्यूमर्स होते हैं, उसके कारण भी वो जो 1 पेशेंट बचा ना 10 में से एक, उनमें से कोई हो सकता है। और ऐसे अब इनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा कठिन है, ये असाध्य या याप्य में आते हैं, लेकिन मैं आपको आमतौर पर जो साध्य पेशेंट्स आते हैं ना, ट्रीटेबल दैट यू कैन मैनेज, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये लंबी कथा मैंने क्यों सुनाई है? इसलिए सुनाई 2 बातें बताने के लिए। एक ये कि भाई ये जो साइटिका पेन होती है ग्रोथ्रसी, बहुत तकलीफ देने वाली होती है, और मैंने खुद अपनी मिसाल तो दे ही दी आपको। दूसरा बताया कि आपको 10 में से 9 पेशेंट में डिस्क प्रोलैप्स का ट्रीटमेंट करना है, और इस सेशन में मैं उसी को बताने जा रहा हूँ। बाकी नहीं बताऊँगा, जो 10 में से एक को होता है वो मैं कभी बाद में बताऊँगा। ओके, अब आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको अच्छे तरह से चेक किया, उल्टा लेटाया, उसके कमर के मनकों को दबा दबा के देखा, जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस होता है ना, वहाँ अंगूठे से दबा के देखा कोई टेंडर स्पॉट है क्या। फिर आपने उसकी जो हिप है उसे चेक किया, जो जहाँ से स्ciatic नर्व आती है ना, जो एक जहाँ ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, फोरामन होता है, उसमें से बाहर आती है हिप में, आप वहाँ दबा के देखो कि कोई दर्द हो रही है। आप नीचे तक देखिए, थाई के पीछे वाले भाग में देखिए, आप नीचे जो काफ है वहाँ देखिए, या आउटसाइड ऑफ द मेलियोलस जो लेटरल है वहाँ देखिए, दबा के देखिए। ये तो आपको टेंडरनेस उसमें दिखाई दे जाएगी, एक ही साइड पर होती है। या और आप फिर एक बात और कर सकते हैं, आप पेशेंट को बोलिए सीधे लेट जाओ और अपनी टांग को सीधे सीधे खड़े करो ऐसे करके, तो क्या होगा कि घुटने के नीचे से दर्द होगी। तो आप में से काफ़ी लोग जानते हैं, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ये SLR है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट। ओके, पॉजिटिव आ जाता है। एक्सरेज भी आपके पास हो सकते हैं, MRI भी आ सकती है, आपको वहाँ से एक कन्फर्मेशन हो जाएगा कि ये तो डिस्क प्रोलैप्स हुआ है। MRI में तो और ज़्यादा वो प्रिसीजन से आपको पता चल जाएगा, तो आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। ओके, मैं एक बात जोड़ दूँ, मेरे माइंड से निकल गई थी। वो जो 10 में से एक पेशेंट है ना, उसमें एक कारण प्रेगनेंसी भी होती है। तो प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी महिलाओं को साइटिका पेन हो सकती है, ये आप याद रखना। मुझे आप क्षमा करेंगे, मैं उस टाइम पे नहीं बता पाया। ओके, अब इलाज की बारी आएगी, तो आपने क्या करना है। फ्रेंड्स, आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने, जिनको जितना नमन किया जाए इतना कम है, और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मुझे एहसास होता जा रहा है कि हम लोग तो वैसे ही आचार्यों के ऋण में डूबे हुए हैं, आकंठ डूबे हुए हैं, पूरे डूबे हुए हैं। पूरा भारत और पूरी मानवता जो है वो आयुर्वेद के आचार्यों के ऋण के नीचे दबी हुई है। 5000 साल पहले बातें लिख दी, कैसे लिख दी समझ नहीं आता है, कैसे लिख दी नहीं समझ में आता, लेकिन लिखी। लेकिन जो ग्रंथरसी का ट्रीटमेंट है उसको भी बताया आचार्यों ने, लेकिन आज से 1000 साल पहले, बात 1000 साल पहले की है। आयुर्वेद के एक बहुत अच्छे आचार्य हुए,
उन आचार्य का नाम था आचार्य चक्रपाणि दत्त। और आयुर्वेद दीपिका उनकी चरक की जो टीका है वो तो आपको पता ही है। और ये भी पता होगा कि उन्होंने एक चिकित्सा ग्रंथ लिखा है, एक चिकित्सा ग्रंथ लिखा है, और उस चिकित्सा ग्रंथ का नाम है चक्रदत्त। और ये बताया जाता है, आज मैं अपने दिल की बात आपको बताने जा रहा हूँ। भारत आज़ाद है, बोलने की स्वतंत्रता है, मैं बोल रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य चक्रपाणि दत्त और चक्रदत्त ये दोनों एक थे। और मैं सच बताऊं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आचार्य चक्रपाणि दत्त एक बहुत बड़े विद्वान थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे, वो एक दार्शनिक थे, और जो उन्होंने चरक की टीका की वो वही कर सकते थे, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एक बात आ रही कि जिस प्रैक्टिकल अप्रोच से चक्रदत्त के लेखक ने चक्रदत्त लिखा है, वो केवल मात्र चक्रदत्त लिख सकते थे, वो कोई और नहीं लिख सकता था। और दोनों की लेखन शैली में इतना अंतर है, ज़मीन आसमान का, अप्रोच में इतना अंतर है, इतना ज़्यादा अंतर है कि कोई समानता ही नहीं है। अंतर तो कहाँ होगा जहाँ समानता, यहाँ तो समानता ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं सटायर मार रहा हूँ, लेकिन थोड़ी बोलना चाहिए, कभी कभी सटायर भी मारना चाहिए। आजकल जो हमारे आयुर्वेद चिकित्सक हैं दो प्रकार के होते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ, आज फिर मुझे झेल लीजिए। दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विद्वान और दूसरे होते हैं वैद्य, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इसी वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में रखना होगा तो मैं आचार्य चक्रपाणि दत्त को रखूँगा विद्वान और चक्रदत्त को रखूँगा वैद्य। और विद्वान और वैद्य में मेल नहीं होता है, क्योंकि विद्वान तो अपनी दुनिया में रहता है, वो काल्पनिक दुनिया में रहता है, बाल की खाल उतारने में लगा है। इसलिए आजकल आयुर्वेद में ना विद्वान बहुत हो गए। एक चीज़ लेके जाइए, आपको इतना लेक्चर देंगे, इतना घुमाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। वैद्य ऐसा नहीं करता है। वैद्य के पास लेके जाएंगे तो वो सीधे आपको दवाई बताएगा। आचार्य चक्रदत्त ने 1000 साल पहले यही किया था। दिस इज द पॉइंट आई वांट टू ड्राइव। जिस प्रकार से आचार्य चक्रपाणि दत्त ने सारा दर्शन लिख दिया एक एक चीज को करने में, आचार्य चक्रदत्त ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा गृध्रसी का पेशेंट है भाई, शेफालिका के पत्तों को मंद आंच पे उबालिए। उन्होंने क्वाथ बनाने की बात भी नहीं कही भाई, उन्होंने कहा कि शेफालिका, उन्होंने पत्ते गिनाए भी नहीं। मैं बता देता हूँ, 5, 7, 10 पत्ते ले लीजिए, लेकिन शेफालिका कहा। मैं आपको मज़ेदार बात है, वीडियो थोड़ा ये सेशन लंबा हो जाएगा लेकिन आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, पता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शेफालिका जो है, शेफालिका के पत्तों को धीमी आंच पे, लो फायर पे थोड़ा पानी में उबालिए, वो पानी पिलाइए, और हफ्ते के अंदर अंदर किसी भी प्रकार की दुर्वारम यानी कैसी भी कोई गृध्रसी या साइटिका होगी तो वो ठीक हो जाएगी। इसका मतलब जानते हैं क्या है कि इसका मतलब देखिए, आचार्य चक्रदत्त कह रहे हैं कि गृध्रसी ये साध्य है, ये क्योरेबल है। आचार्य कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हफ्ते में ठीक हो जाएगी। तो गृध्रसी, अब गृध्रसी क्योरेबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या अगर पेल्विक ट्यूमर हो जाएगा तो क्योरेबल है? इससे नहीं। क्या अगर जो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो जाती है, जब हट जाता है वर्टिब्रा, वो वापस आएगा? नहीं। क्या जब स्पाइनल कैनाल जो स्टेनोसिस हो गया वो क्योर हो जाएगी? नहीं। तो फिर क्यों क्योरेबल बोला? इसलिए कि अधिकांश पेशेंट्स में, तो आज जब हम कह रहे हैं ना कि 10 में से 9 पेशेंट्स को डिस्क प्रोलैप्स होता है, तो आचार्य का छत्रिनो गच्छन्ति न्याय के आधार पे यही कहना था कि
आपके पास जो पेशेंट आएंगे वो ठीक हो जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं उनको पता था कि ज़्यादातर गृध्रसी के पेशेंट्स में जो भी मूलभूत विकृति होती है वो क्यूरेबल है, इसलिए उन्होंने कहा कि हफ्ते में ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा शेफालिका के नाम पे बोल दूं, क्योंकि कभी कभी जो विद्वान होते हैं ना, विद्वान वो कंफ्यूज करते हैं, वो उनको तो रास्ता तो दिखाते हैं लेकिन कभी कभी पथ भ्रष्ट कर देते हैं। दिक्कत आती है चिकित्सकों के लिए, वैद्यों के लिए। अब शेफालिका, दुनिया जानती है कि शेफालिका क्या है, वो हार श्रृंगार है। अब कहीं ना कहीं आचार्य ने शेफालिका के पुष्प बड़े सुंदर होते हैं पारिजात के, तो उन्होंने बोल दिया कहीं किसी ने कि ये जो निर्गुंडी होती है, निर्गुंडी नीले फूलों वाली, उन्होंने किसी ने उसका जो पर्याय है वो दे दिया शेफालिका। अब लोगों ने क्या किया कि निर्गुंडी के पत्ते उबाल उबाल के पिलाना, नील निर्गुंडी, नीले रंग की फूलों वाली निर्गुंडी, उसके पत्तों को उबाल उबाल के देना शुरू कर दिया। किसे? गृध्रसी के पेशेंट्स को। और मज़ेदार बात देखिए भाई, संभालू भी तो बहुत अच्छी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, एनाल्जेसिक है, वो भी इफेक्ट करती है। तो वहाँ से हो गया कि शेफालिका से जो आचार्य चक्रदत्त ने लिखा, मैं तो बोलूँगा वैद्य चक्रदत्त ने जो लिखा, वो उन्होंने लिखा था पारिजात के लिए। पारिजात मीन्स हार श्रृंगार। लेकिन किसी ने जब नील निर्गुंडी का जो वो कर दिया, पर्याय बता दिया शेफालिका, तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट चल पड़ा, नील निर्गुंडी के पत्तों को उबाल के पिलाइए। इफेक्ट तो दोनों में आता है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो हार श्रृंगार है, इसको समझ लीजिए। अगर आपको हार श्रृंगार अवेलेबल नहीं है किसी कारण से और आपको नील निर्गुंडी अवेलेबल है तो उसका ट्रीटमेंट दे दीजिए। मैंने क्या बोला? मैं बोल रहा हूं कि डिस्क प्रोलैप्स हो जाए तो बाकी चीज़ों को भूल जाइए, आप केवल विकृति पे आइए। और विकृति, जो सीधी विकृति नाशक जो आचार्य चक्रदत्त ने, वैद्य चक्रदत्त ने 1000 साल पहले उन्होंने जो बताया अपनी पुस्तक में, वो स्पेसिफिक है, टारगेट स्पेसिफिक मेडिसिन है। बहुत सारे विद्वान वैद्य हैं, विद्वान है ना आयुर्वेद के, वो कहेंगे कि वात ढूंढो, पित्त ढूंढो, कफ ढूंढो। आचार्य चक्रदत्त ने, वैद्य चक्रदत्त ने कहा कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। पेशेंट गृध्रसी का आया, शेफालिका के पत्ते उबाल के पिला दो, हफ्ते में ठीक हो जाएगा। मतलब कि ज़्यादातर पेशेंट ठीक हो जाएंगे। हफ्ते से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है भाई, आप एकदम से पकड़ मत लीजिए, लेकिन आता है। तो मैंने पहली आपको जो दवाई बताई गृध्रसी की, शाटिका की, वो बताई टारगेट स्पेसिफिक। कोई वात पित्त कफ, कोई दोष धातु, कुछ भी नहीं, सिंपल विकृति है, विकृति को नष्ट करने वाली दवाई विकृति को नष्ट करने वाली दवाई क्या देंगे? शेफालिका, हार श्रृंगार के पत्ते। अब आप कहेंगे कि कोई और तरीका है? जी हाँ, है ना। पत्तों को कूट लीजिए। ओके, 8-10 पत्ते आप उबाल के पिलाएंगे या कूट के पिला लीजिए। अगर वो थोड़े ड्राई हैं तो थोड़ा पानी डाल दीजिए, अच्छी तरह से पीस के लुगदी बना के, कल्क बना के निचोड़िए, सोरस निकालिए। और वो सोरस जो है वो जितना भी आपको मिलता है, एक बड़ा चम्मच मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए, कम, वो पेशेंट को दिन में कम से कम 3 बार तो शुरू में पिलाना ही पड़ेगा। कम से कम तो पिलाना ही पड़ेगा, कभी ज़्यादा ही पिलाना पड़ेगा और कभी डोज ज़्यादा देनी पड़ेगी। 1 टेबल स्पून के बजाय 2 टेबल स्पून भी देने पड़ेंगे, पत्तों की संख्या बढ़ानी पड़ सकती है। आप कहते हैं कि इन पत्तों को ऐसे ही दे दें, रस को ऐसे ही दे दें भाई, थोड़ी काली मिर्च डाल लीजिए, पिपली उपली डाल लीजिए, पिला दीजिए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि कई बार पेशेंट नहीं पी पाता किसी कारण से, टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, उपलब्ध नहीं है, कोई बात नहीं, उसका भी समाधान है। क्या है? पारिजात घन टैबलेट आती है। पारिजात घन टैबलेट, घन क्या होता है? एक्सट्रैक्ट। तो पारिजात के पत्तों का एक्सट्रैक्ट है,
उसके टैबलेट है। और वो एक टैबलेट में 600 मिलीग्राम घन होता है, ओके। और वो 600 मिलीग्राम घन या एक्सट्रैक्ट निकलता है 3 ग्राम सूखे पत्तों से, छाया में सुखाए हुए पत्तों से 3 ग्राम से निकलता है 600 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट या घन, उसकी बन गई एक टैबलेट। आपने क्या करना है, 2 टैबलेट दिन में 3 बार से शुरू करनी है आमतौर पर। लेकिन अगर पेशेंट का बॉडी वेट ज़्यादा है या पेशेंट की ग्रंथरसी की तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो आप 3 टैबलेट 3 बार या 4 टैबलेट 3 बार भी दे सकते हैं खाने के बाद पानी के साथ। तो मैंने कितना ज़ोर दिया है इसके ऊपर, कि भाई आप साइटिका के पेशेंट को कुछ और दो ना दो, लेकिन आप हारसिंगार शेफालिका ये ज़रूर दीजिएगा। इसका बोटानिकल नाम पता है क्या है? निक्टैंथस एर्बरट्रिस्टिस, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टंग ट्विस्टर है, निक्टैंथस एर्बरट्रिस्टिस। अच्छा, अब आपने ये शुरू कर दिया, अब आप बोलेंगे कि कुछ और भी करना है। जी हाँ, करना है। क्या करना है? पेशेंट को दर्द हो रही है ना, तो दूर करनी है। और जो डिस्क बाहर प्रोलैप्स हुआ है, बाहर निकला है ना, तो वो जो जितना बाहर निकला है वो थोड़ा फूल जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, तो उसको वापस रिट्रैक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो पेन भी हो रहा है क्योंकि नर्व रूट दब रही है ना, तो नर्व रूट के दबने से पेन हो रहा है और साथ में वहाँ स्वेलिंग है, इसलिए वापस नहीं आ पा रहा। तो आपने पेन किलर देना है और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी देनी है। अब एक क्वेश्चन आपकी तरफ से बनता है जो आप मुझे पूछ सकते हैं कि डॉक्टर वशिष्ठ, कि जब पेन किलर भी देना है, जब एंटी इन्फ्लेमेटरी भी देना है, तो फिर पारिजात या शेफालिका देने का, हारसिंगार देने का मतलब क्या है? मतलब है, देखिए, पारिजात स्पेसिफिकली जाके क्या करेगी, ये अब प्रभाव से औषधियाँ कैसे काम करती हैं, कौन से एक्टिव प्रिंसिपल्स उसके अंदर रहते हैं, वीर्य रहता है, वो तो नहीं पता। लेकिन स्पेसिफिकली जाके कदाचित ये वहाँ डिस्क के अंदर रहने वाले जो प्रोलैप्स हुआ है पार्ट, उसकी सूजन को कम कर सकती है। ये फिर जो नर्व दब रही है उससे जो पेन की सेंसेशन ऊपर जा रही है ब्रेन तक, थैलेमस तक जो जा रही है, उस पेन को भी कम कर सकती है, यानी एनाल्जेसिक भी हो सकता है। या फिर जो ब्रेन का पेन जो सेंसरी एरिया है, हो सकता है वहाँ जाके भी वो एनाल्जेसिक इफेक्ट कर रही हो, लेकिन करती है वो, इसलिए उसे आप अलग रखिए, वो तो आपको देना है ना। लेकिन उसके साथ अगर जोड़ के आप पेन किलर दे देते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, तो जानते हैं क्या होता है? पेशेंट जल्दी ठीक होने लगता है, पेशेंट को जल्दी आराम आने लगता है। अब कई आयुर्वेद के विद्वान लोग अपने आप को, उनको दिखाना तो है ना कि हम विद्वान हैं, तो कैसे दिखाएंगे वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं जैसे आयुर्वेद के मेरे जैसे सिंपल जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, आप भी ऐसे ही हो सकते हैं। उनको लॉस हो जाता है उन विद्वानों की स्टेटमेंट से। और विद्वान वक्तव्य क्या देते हैं? आयुर्वेद में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपको पेन किलर क्या है, वातहर बताई है औषधियाँ के नहीं, वेदना स्थापक, वेदना हर शूल प्रशम बताई है नहीं, तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है क्या? शोथ हर बताई है कि नहीं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है क्या? तो उनकी बातों में मत जाइए, और दिमाग खराब करने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर नहीं जाने का। सुनिए और दिमाग से निकाल दीजिए, डिलीट कर दीजिए, आजकल तो यही बोला जाता है। तो पेन किलर और यानी एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी, वेदनाहर और शोथहर, ये दर्द निवारक और सूजन कम करने वाली या सूजन निवारक औषधियाँ आपको देनी है। कौन कौन सी देनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पेन कम करने के लिए तो आपके पास मोटे तौर पर 2 ही दवाइयाँ हैं काम की, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ।
तीसरी भी है, चौथी भी है, वो हमें इस्तेमाल नहीं करने दी जाती है। आपके पास कौन सी दवाइयाँ मीन्स मेरे पास कौन सी है? एक तो है वत्सनाब और दूसरा है जातिफल। ये है सही माने में पेन किलर। और जो दो दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करने दी जाती वो कौन सी हैं जिनके ऊपर नियंत्रण लगा हुआ है? वह अहिफेन और भांग। तो वैसे तो बड़ी अच्छी मेडिसिन हैं। एलोपैथिक डॉक्टर्स को तो अहिफेन के वो कई तरह के डेरिवेटिव्स वो देने देते हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर ज़रा सख्ती ज़्यादा है। भारत के लोग हैं ना, भारत की चिकित्सा पद्धति है, तो सख्ती तो लोगों को करने की इच्छा करी जाती है। भाई इनको किसी तरह से दबा लो, तो दबा लिया जाता है। तो अपने पास दो विकल्प बचे। अपने पास बचा वत्सनाभ, अपने पास बचा जातिफल। इनमें से दोनों को दीजिए, एक को दीजिए, आपकी इच्छा है। हम तो कहेंगे कि दोनों को दीजिए, क्योंकि पेन बहुत होता है पेशेंट को, पेन बहुत होता है। अरे इतना पेन होता है कि पसीना आ जाता है, मन खराब होता है। मैं कह रहा हूँ जब पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना किसी भी, तो नाशिया होता है और पसीना आता है, लो बीपी होने लगता है, पेशेंट शॉक में जाने लगता है, बहुत पेन होता है। तो ऐसे में क्या करेंगे? पेन को दूर तो करेंगे। तो वत्सनाभ को कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, शुद्ध वत्सनाभ की डोज जो है वो है 15 मिलीग्राम। तो इतना तो आप कर नहीं पाएंगे, 15 मिलीग्राम आप तोलेंगे कैसे? तो बहुत अच्छी बात है कि आप वत्सनाभ से बना हुआ कोई योग जो है उसे यूज़ कर लीजिए। जातिफल आप दे सकते हैं। आप जातिफल एक कुटिए पाउडर बना के खिला दीजिए, फाँक ले पेशेंट दूध के साथ, पानी के साथ, या 1 से 2 ग्राम दे दीजिए, वो तो चल सकता है। वत्सनाभ को कैसे करेंगे? तो वत्सनाभ के लिए आपके पास विकल्प हैं 2, 3, 4, बहुत सारे हैं वैसे। तो एक विकल्प जो बहुत अच्छा है योग, औषधि योग, वो है महावात विध्वंसन रस। और आप लोगों में से काफ़ी लोग यूज़ करते भी होंगे। तो अगर कोई चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ तो आप बुरा नहीं मानना, मुझे सब कुछ बोलना पड़ेगा ना, इसलिए बोलता हूँ। हर चीज़ कोई छूट ना जाए। और हमारा जो लक्ष्य है वो तो हमारे प्यारे प्यारे यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं, BAMS स्टूडेंट्स, इंटर्न्स, PG PhD स्कॉलर्स, तो उनको उन तक जो मिला है वो पहुंचाना ज़रूरी है। इसलिए बोलता हूँ महावात विध्वंसन रस। गलती कहाँ होती है? आप बोलेंगे कि मैंने दिया था, इफेक्ट नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि आपने डोज ही नहीं पूरी दी होगी। डोज पूरी नहीं देंगे, जिस पेशेंट का वेट जो है वो 50 किलो है, उसको भी सेम डोज में, जिसका 100 किलो है उसको भी सेम डोज में, और दोनों को सुबह शाम, तो कैसे चलेगा? वैज्ञानिकता कहाँ गई? आचार्य ने बोला औषध सेवन के 10 काल हैं, हम तो सुबह शाम पे आके अटक गए। हमने आचार्य की बात मानी कहाँ? आचार्य की बात मान लीजिए। और मुहुर्मुहु का कॉन्सेप्ट दिया ना, मुहुर्मुहु, तो ये नहीं लिखा है कि हर 4 घंटे पे देना है, 3 घंटे पे देना है, 2 घंटे पे देना है। मुहुर्मुहु का मतलब है आप डिसाइड करो। युक्ति तो आपको करनी है, क्योंकि चिकित्सा के कर्ता तो आप ही है ना, चिकित्सक। तो आपने क्या करना है, अगर महावात विध्वंसन रस दिया और 1-1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक आराम नहीं आया, तो फिर उसकी डोज दीजिए, फिर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, वत्सनाभ का एक साइड इफेक्ट होता है, एक नहीं होता, वैसे 2-3 होते हैं। एक तो ये BP लो करता है, दूसरा एक हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है ना उसको लो करता है, और हार्ट का रेट भी कम करता है। तो अगर आपको लगता है ना आपके पेशेंट का हार्ट रेट 60 से कम है, तो आपने वत्सनाभ नहीं यूज़ करना, ठीक है? या अगर आपको लगता है आपका पेशेंट हार्ट फेलियर का है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर है, या कुछ ऐसा, तो फिर नहीं यूज़ करना भाई, ये याद रखना। तो ब्रैडिकार्डिया हो या हार्ट फेलियर हो तो वत्सनाभ नहीं देने का है, प्रॉब्लम आ जाएगी। BP लो हो जाए, हाँ लो हाइपोटेंशन है, लो BP है तो भी नहीं देने का है। ये हो गया। अब दूसरा है कि जातिफल कैसे देंगे? तो जातिफल देने का तरीका मैंने बता दिया। चूर्ण दे दीजिए, 1 से 2 ग्राम चूर्ण जो है मुहुर्मुहु दे दीजिए ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद। जातिफल से आपको पता है क्या होता है? ज़्यादातर लोगों ने जातिफल को एक सीमित कर दिया है, महदूद कर दिया है, केवल मात्र अतिसार के चिकित्सा में। भाई इफेक्ट है, ये ग्राही है, आम पाचक है, अतिसार में दीजिए,
कौन मना करता है, लेकिन अतिसार तक इसे सीमित मत करिए, इतनी महान औषधि का अपमान मत करिए। तो ये आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी वेदना शामक औषध है, वातहर औषध है और मनोशामक औषध है। ये पेरिफेरली काम करता है, जहाँ पे डिस्क प्रोलैप्स्ड डिस्क, जहाँ पे नर्व रूट्स को, जहाँ रेडिकुलोपैथी हो रही है, जहाँ नर्व रूट को दबा रहा है ना, ये वहाँ भी नर्व रूट की जो पेन नर्व एंडिंग्स हैं या नर्व्स हैं उनको भी ब्लॉक करेगा वहाँ पे, और ये सेंट्रली काम करेगा थैलेमस में जाके, वहाँ भी पेन की सेंसेशन को कम करता है। इतनी अच्छी मेडिसिन है जातिफल, और हम उसको अतिसार 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 करते रहते हैं। ये विद्वानों ने ज़्यादा फैलाया हुआ है, विद्वानों को ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये आप समझ लीजिए, तो चूर्ण दे दीजिए, या फिर कोई आपके पास ऐसी शास्त्रीय योग है जिसमें जातिफल अधिक है। अब जातिफलादिवटी देंगे तो जातिफल तो एक भाग है, बाकी दूसरे हैं, तो फिर पूरा तो मिलेगा नहीं, तो दर्द कहाँ से दूर तो होगा। तो हम कहेंगे कि या फिर चूर्ण दे दीजिए, नहीं तो जातिफल घन टैबलेट दे दीजिए, ठीक है। तो जातिफल घन टैबलेट आपको मिल जाएगी, और 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार तो आपको देनी है, लेकिन दर्द बहुत है तो 4 बार भी दे सकते हैं, और ज़्यादा है तो 5 और 6 बार भी दे सकते हैं। दर्द कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या बॉडी वेट अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा है, 90, 100 है, 110 है, 120 है, तभी दे सकते हैं। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि ऐसा कोई योग दे दीजिए जो जातिफल और वत्सनाभ का मिला हुआ योग हो। तो हमें तो एक ही योग मिला है जो डोलिड टैबलेट है, डोलिड टैबलेट, उसमें दोनों होते हैं, जातिफल भी है, वसना भी है। वो 1 से 2 गोली दिन में 3 बार 4 बार दे सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी दे सकते हैं। और एक और ऐसा ही योग है जिसमें जातिफल के साथ शल्लकी मिलाई हुई है और एरंड मूल मिलाया हुआ है, आप वो भी दे सकते हैं। तो जातिफल, शल्लकी आगे हम बात करने जा रहे हैं, एरंड मूल, तो ये एक योग में, एक प्रोडक्ट में है, उसका नाम है लो स्वेल, आप वो भी दे सकते हैं। यही नहीं, एक और बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। जातिफल के साथ तगर वाली एक प्रोडक्ट है, और उसमें पारसिक यवानी भी है, वो भी पेन किलर है। उसका नाम यहाँ मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ पेन किलर में, क्योंकि पारसिक यवानी एक्चुअली स्पाज्मोलिटिक है, एंटी स्पाज्मोडिक है। वो स्पाज्म दूर करती है, मसल, ऐसे जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, या यूरेटर के अंदर, या यूट्रस के अंदर, तो वो जब संकुचित हो जाता है ना, वो पारसिक यवानी उसे फैलाती है। तो उस ये उदरशूल में ना पारसिक यवानी अच्छा काम करती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो गृध्रसी में भी करेगी। तो एक ऐसी टैबलेट है जिसमें जातिफल है, तगर है, वो भी डायलेट करता है, लेकिन एनुल्जेसिक है, और पारसिक यवानी, उसका नाम है D-ALCO, आप वो भी दे सकते हैं। तो कितने सारे पेन मैनेजमेंट के लिए कितने ऑप्शंस आपको दे दिए, 2 तो दे दिए ना, वत्सनाभ और जातिफल, और इनके आगे कितने सारे ऑप्शन, इसके भी बहुत सारे, महावात विध्वंसन रस तो एक है, और भी हैं, जो नहीं माइंड गया बता देता हूँ। जैसे हिंगुलेश्वर रस है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, मृत्युंजय रस है, कोई और है, बहुत सारे हैं, संजीवनी में भी होता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई पेन की बात, जो पेन किलर आपने दे दिए। लेकिन मैंने 2 बोले थे, पेन किलर के साथ आपको क्या देना है, शोथहर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्योंकि जो डिस्क प्रोलैप्स होता है ना, तो जो बाहर का पार्ट होता है वो थोड़ा फूल जाता है, जिस चीज़ को आघात लगेगा, ट्रॉमा होगा, तो वह नेचर क्या है कि कुछ ना कुछ शोथ पैदा कर देती है, सूजन। उस सूजन को कम करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको शोथहर औषधि देनी। और शोथहर औषधियों का जब नाम आता है तो मुझे पता है कि सबके माइंड में एक ही औषधि आती है, एक औषधि, उसका नाम क्या है, गुगलू। बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें 2 राय नहीं, लेकिन एक ही शर्त है, गुगलू की डोज जो है ना, वो कम से कम 2 ग्राम तो आपको देना पड़ेगा, 2 ग्राम, तभी काम करेगा वो। तो 2 ग्राम दिन में 3 बार देना पड़ेगा शुद्ध गुगलू, या उससे कोई प्रोडक्ट बना हुआ है, जैसे गुगलू योग है, जैसे आपके पास सिंहनाथ गुगलू है, कैशोर गुगलू है,
सप्तविंशति गुगलू है, और इस तरह का जैसे त्रिफला गुगलू है, अमृता गुगलू, बहुत सारे गुगलू हैं। उनमें से कोई एक जो आपको उचित लगता है, आप सिंगनाथ दे सकते हैं, किशोर गुगलू दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन डोज तो उसकी भी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, कम से कम 1 ग्राम तो रखनी पड़ेगी ना उसकी भी। 2 ग्राम दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, 3 बार, तब जाके काम करेगा। या फिर आप दूसरी जो कम डोज में इफ़ेक्टिव एक दवाई है, कम डोज में इफ़ेक्टिव है, शोथर, सूजन कम करने वाली, वो दीजिए, सबको पता है। शल्लकी, तो शल्लकी को आप कैसे दे सकते हैं? शल्लकी एक गम है, उसकी टैबलेट्स आती हैं, शल्लकी घन टैबलेट आती है, आप दे सकते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने शल्लकी के साथ, जैसे मैंने पहले शुरू में क्या बताया, हमने शल्लकी के साथ क्या किया, हमने मिलाया, शल्लकी के साथ मिला दिया जातिफल और एरंडमूल और बना ली लोसवेल टैबलेट। तो लोसवेल टैबलेट का फ़ायदा क्या है? शल्लकी और एरंडमूल बहुत अच्छे शोथहर हैं, सूजन कम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी। जातिफल पेन किलर है, तो आपने एक ही औषध में पेन किलर भी दे दिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी दे दिया, तो ये भी कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ शोथहर औषधियाँ और बताता हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि कई कारणों से आयुर्वेद चिकित्सक उनको इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन आप शुरू करो भाई, आप शुरू करो। जिस युग में आप जी रहे हो, यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स, आपको अलग अलग औषधियाँ जो पहले कम यूज़ करते थे चिकित्सक, उनको यूज़ करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं 4 औषधियों के नाम बताऊंगा। एक्सेलेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट हर जगह, गुगलू और शल्लकी का भी, तो टोटल तो 6 ही हैं। 4 तो मैंने बता दिए आपको, 4 तो मैंने बता दी, गुगलू और शल्लकी, सॉरी 2 तो बता दी, 4 मैं और बताने जा रहा हूँ। कौन कौन से? नंबर 1 है निर्गुंडी, सुनते रहना आप। उसके बाद है एरंडमूल, उसके बाद है बिल्व पत्र, और फिर है रासना। ये 4 हैं। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं, यहाँ तक कि अगर आप अकेले भी इनको देंगे ना पेशेंट को, तो बहुत अच्छी। आप शल्लकी की जगह, गुगलू की जगह इन 4 में से कोई एक दे दो, या मिला के दे दो, 2 मिला के दे दो, 3 मिला के दे दो, रिजल्ट आने वाला है। तो आप पूछ सकते हैं ना कि फिर अगर इतनी इफ़ेक्टिव है तो ये इस्तेमाल क्यों नहीं की जाती? तो इसका एक कारण, बड़ा कारण ये है उपलब्धता। कई बार कोई औषधियाँ उस रूप में उपलब्ध नहीं होती हैं जैसे में पेशेंट लेना चाहता है। ये इस बात को तो मानेंगे कि राजा तो हमारा पेशेंट ही है, यानी अल्टीमेटली इट इज़ पेशेंट हु डिसाइड्स। हालांकि ट्रीटमेंट तो हम भी डिसाइड करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट को आपका ट्रीटमेंट पसंद नहीं आया तो क्या करेगा? वो आपको रिजेक्ट कर देगा, वो दूसरे डॉक्टर के पास चला जाएगा। तो वी आर गाइडेड बाय द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द पेशेंट्स। हम माने या ना माने, लेकिन ये सच है। किसी किसी में बहुत अहंकार हो सकता है, चिकित्सक में होता है अहंकार, हो सकता है कि मैं जैसा बोलूँगा वैसा होगा। तो अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी कम है तो फ़र्क पड़ जाएगा, पेशेंट चले जाएंगे, फिर तकलीफ़ होगी। ओके, तो क्योंकि निर्गुंडी की बात करते हैं। निर्गुंडी बहुत अच्छी इफेक्टिव एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन प्रोडक्ट कोई नहीं अवेलेबल। आ जाके करेंगे क्या? आप उसका सुरस पिलाएंगे, पेशेंट वो पी नहीं सकता ज़्यादा दिन। या मैंने बोला नील निर्गुंडी को उबाल के पिलाने की बात आई, तो ठीक है पिला दीजिए, कितना दिन पीता है पेशेंट। अगर तो जल्दी ठीक हो गए तो फाइन, अगर लंबे समय तक चला, डिस्क प्रोलैप्स जल्दी से रिवर्ट नहीं हुआ, रिट्रेस नहीं हुआ, तो महीनों तक देना पड़ेगा, तो पेशेंट पिएगा नहीं उसका। तो ऐसे ही बिल्व पत्र है, तो बिल्व पत्र की कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है? कोई नहीं। आ जाके आप क्या करेंगे? बिल्व पत्र का रस पिला दीजिए, सुरस, या उसका चूर्ण दे दीजिए। ऐसे निर्गुंडी पत्तों का भी चूर्ण दे दीजिए। चूर्ण कैसे खाएगा आदमी इतने दिन? जिन डॉक्टर्स के पेशेंट चूर्ण खाते हैं उनको नमस्कार है भाई, महान डॉक्टर है।
मेरे जैसे साधारण डॉक्टर्स की, चिकित्सकों की बात कर रहा हूँ। हमारे पेशेंट नहीं खाते चूर्ण ज़्यादा, वो कहते नहीं खाएंगे। तो फिर उसके बाद बात आई, मैंने आपको 4 दवाइयाँ बताई। कौन कौन सी बताई? मैंने आपको कहा निर्गुंडी है, एरंडमूल है, बिल्व पत्र है, और उसके बाद आता है रासना। अब एरंडमूल की बात करते हैं। तो एरंडमूल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मिलती नहीं है, मिलती है, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी कोई प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है। वो तो मैंने आपको बताया, हम लूसवेल टैबलेट में डालते हैं इसे। ऐसे तो, या फिर कोई ऐसा कषाय मिलेगा जिसमें 40 दवाइयाँ डाली हैं, एक एरंडमूल है, तो वहाँ एक अकेला क्या करेगा? वहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। आपको तो एरंडमूल देना है, तो इफेक्ट तो तभी आएगा ना जब अकेला एरंडमूल देंगे। ऐसे ही रासना है, तो रासना में एक और प्रॉब्लम आ गई। रासना में विद्वानों ने बड़ा मज़ा आया लोगों को, मतलब एक अच्छी खासी औषधि को ऐसा उस जगह पहुंचा देना है कि लोग इस्तेमाल ही ना करें, चिकित्सक लोग। बहुत मज़ा आता है विद्वानों को। उन्होंने ऐसा इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया कि आयुर्वेद चिकित्सकों ने रासना को इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया, और आ जाके रासना सप्तक्वाथ यूज़ करते हैं। और 7 चीज़ों में एक भाग रासना है, क्या करेगा एक भाग रासना? वहाँ करता है सब, रासना सप्तक्वाथ काम करता है, मैं मना नहीं कर, लेकिन जहाँ आपको केवल रासना देना है वहाँ वो कैसे काम करेगा? तो ये प्रॉब्लम थी उपलब्धता की, तो हमने ये तो हल कर दिए। अब इन चारों में से आपको निर्गुंडी घन टैबलेट मिल जाएगी, आपको रासना घन टैबलेट मिल जाएगी, आपको बिल्व पत्र घन टैबलेट मिल जाएगी, आपको एरंडमूल घन टैबलेट मिल जाएगी। लेकिन मैं एक बात भूल गया, कभी कभी भूल जाता हूँ। रासना को कंट्रोवर्शियल कैसे बनाया? उन्होंने कहा साहब रासना को उत्तर भारत में तो कहते हैं ये प्लूचिया लैंसियोलेटा है, और पूर्वी भारत में इसको कहते हैं वैंडा रॉक्सबर्गाई है। तो ये तो कंट्रोवर्शियल है सर, तो ये तो कंट्रोवर्शियल है, तो इसलिए पता ही नहीं है कौन सा रासना है, तो क्या करना है। जैसे ये कंट्रोवर्सी काफ़ी नहीं थी, एक और चीज़ को बीच में डाल दिया। ये साउथ में तो एल्पिनिया गलंगा को, जो कुलंजन को कहते हैं रासना, तो ये तो रासना यूज़ ही मत करो, इसका पता ही नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अगर रासना के लिए आप प्लूचिया लैंसियोलेटा यूज़ करते हैं, जो उत्तर भारत में यूज़ होता है, वो काम करता है। अगर रासना के लिए आप वैंडा रॉक्सबर्गाई यूज़ करते हैं, जो पूर्वी भारत में यूज़ होता है, वो भी काम करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी। और दक्षिण भारत में यूज़ होने वाला एल्पिनिया गलंगा भी काम करता है, कुलंजन। तो आपको तकलीफ क्या है भाई? आप क्यों लोगों को मना करते हो रासना यूज़ करने से? क्यों मना करते हो भाई? आप आयुर्वेद का क्यों, आयुर्वेद की हानि करा रहे हैं ऐसे बेमतलब की बातें कर करके? किसी से रासना लीजिए, जो विद्वान होगा ना, वो एक बड़ी रहस्यात्मक, जो एक मुस्कान उसके चेहरे पे आप देखेंगे, मिल गया एक विषय। घंटों अब मैं इस एक व्यक्ति को परेशान करूंगा जिसने रासना का नाम लिया। अरे भाई तेरे को पता तो कुछ है नहीं, तो खुद कंफ्यूज्ड है, और बेचारे मासूम आयुर्वेद के डॉक्टर्स को, वैद्यों को, चिकित्सकों को क्यों परेशान कर रहे हो? चुप रहे, तो विद्वता अपने पास रख। क्यों आयुर्वेद का नुकसान कर रहा है? लेकिन विद्वान तो विद्वान है ना, मानेगा थोड़ी, उसको भी तो दिखाना है कि मैं भी हूँ। उनकी बातों में मत आइए। रासना में आप प्लूचिया लैंसियोलेटा यूज़ करो, वैंडा रॉक्सबर्गाई यूज़ करो, एल्पिनिया गलंगा यूज़ करो, अक्सर रिजल्ट आता है। तो रासना भी अवेलेबल है, रासना की घन टैबलेट भी अवेलेबल है। हम लोग प्लूचिया लैंसियोलेटा बनाते हैं, आगे जाके वैंडा रॉक्सबर्गाई और एल्पिनिया गलंगा भी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, ज़्यादातर जो एक परिपाटी आ गई ना कि छोटी छोटी मात्रा में 50 दवाइयाँ मिला के, 40 दवाइयाँ मिला के एक टैबलेट बना दो, वटी बना दो, ये बना दो, चूर्ण बना दो, खिलाओ। हमको तो ऐसी दवाइयों के रिजल्ट मिले नहीं भाई। तो मेरी प्रतिबद्धता जो है मेरे रोगी के साथ है, मेरी प्रतिबद्धता किसी राइटर के साथ नहीं है। अगर मान लो किसी
200-400 साल पहले, 500 साल पहले किसी ने कोई पुस्तक लिख दी आयुर्वेद की, उसने 30 दवाइयों का चूर्ण बना दिया, थोड़ा थोड़ा ये डाल के आप ये 3 से 6 ग्राम दो, तो मैं तो वो चूर्ण यूज़ नहीं करता, हम लोग नहीं करते हैं, हमको रिजल्ट ही नहीं मिला, बहुत यूज़ करके देख लिया। हम तो आपको भी मना करेंगे कि मत करिए, बहुत कम, कोई एक हो सकता है, लेकिन उनमें से भी कौन सा होगा, ऐसा कौन सा होगा कि मान लीजिए 30 दवाइयाँ लिखी हैं, उन्होंने बोला है कि 30 दवाइयाँ एक भाग और उनके बराबर एक भाग एक दवाई ले लो, वो फ़ायदा कर जाएगी। लेकिन सभी दवाइयाँ सब मात्रा में हैं, 30 हैं, हमको तो रिज़ल्ट नहीं मिला, और अपने को तो 1000 साल जीना नहीं है तो कि झूठ बोलेंगे। तो सच्ची बात यह है कि आप एक दवाई यूज़ करो, 2 करो, 3 करो, चलेगा, लेकिन आप 50-50 दवाइयाँ एक एक टैबलेट कैप्सूल या एक चूर्ण में यूज़ करेंगे, रिज़ल्ट ढूंढेंगे तो नहीं मिलने वाला है। तो ये फ्रेंड्स आपको मैंने बता दी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। पहले मैंने क्या बोला था, गृध्रसी के ट्रीटमेंट के लिए पारिजात, जिसे शेफालिका भी कहते हैं, हारसिंगार कहते हैं, वो यूज़ करिए। दूसरा, आपको पेन किलर और साथ में आपको क्या देना है, आपको देनी है शोथहार औषधियाँ। मैंने आपको बता दी, टोटल 6 ही बताई हैं ना, 2 पेन किलर और 6 शोथहार बताई। और भी होती हैं, भृंगराज भी, भल्लातक भी बहुत अच्छा है, और भी हैं, लेकिन मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ। अब तीसरा मैं आपको बताऊंगा, एक और ग्रुप है औषधियों को जो आपको देना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जो गृध्रसी के पेशेंट्स हैं ना, ये आपके पास 2 तरह के आएंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना, समझ लेना, मेरे पास बोर्ड नहीं है कि मैं उसकी आपको ड्रा करके बताऊँ, इसको बातों से ही समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये डिस्क है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, ये डिस्क है, ये एक ऊपर का वर्टिब्रा है, नीचे का है, बीच में डिस्क पड़ा हुआ है। अब ये डिस्क अपनी जगह से पीछे चला गया, तो इसके 2 बड़े कारण हो सकते हैं। या तो उस व्यक्ति ने उस स्पाइन की, वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी की ऐसी मूवमेंट की, घूमा, इधर किया, आगे झुका, भारी चीज़ उठाई, धक्का मारा, कुछ किया, तो उस ज़ोर से, फोर्स के साथ वो डिस्क निकल गया। या तो एक कारण ये है, या फिर उम्र बढ़ने के साथ ये डिस्क पतला हो गया था, डीजनरेशन हो गई थी, जैसा कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस में होता है, जो संधिवात में आता है। तो जब ये पतला है, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये निकल गया क्योंकि पतला हो गया था, ठीक है। अब जवान लोगों में, अगर आपके पास 40 साल से नीचे लोग आते हैं, तो उनमें तो एबनॉर्मल मूवमेंट ही होती है, भाई झुके, धक्का दिया, भार उठाया, कोई ट्विस्टिंग किया, कुछ किया, तो वो उनमें तो आपको बस जितना ट्रीटमेंट बताया उतना ही करना है। लेकिन अगर बड़ी उम्र है, 40 साल, 45, 50, 60 ऊपर है, तो समझ लेना कि डिस्क भी अंदर से थोड़ा सूख गया है, क्षीण हो गया है, तो उसकी डीजनरेशन के कारण ये अपनी जगह से थोड़ी सी मूवमेंट से ही बाहर निकल गया है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे में आपको रसायन औषधियाँ देनी है डिस्क को मजबूत करने के लिए। अब कितना वो मजबूत होता है वो तो समय बताता है, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है, लेकिन हम तो चिकित्सक हैं, हमारा तो धर्म है ना, हम तो चिकित्सा करेंगे ना, रसायन चिकित्सा, और कुछ में फर्क आता भी है। तो इनको, ऐसे पेशेंट्स को जिनके अंदर डिस्क डीजनरेशन हो गया है, पतला हो गया है, या लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो गई है, ऐसे लोगों को रसायन औषधियाँ 4-5 बताता हूँ, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। सबसे नंबर 1 है अश्वगंधा और नंबर 2 है शिलाजीत। फ्रेंड्स, हमने देखा है कि कुछ तो है इन दोनों में जो इनको बाकी और औषधियों से ऊपर उठाता है, कुछ तो है। लेकिन एक चीज़ और है जो आप समझ लेना, जैसे ये हाथ है, ये हाथ है, दोनों एक दूसरे के विकल्प नहीं है, ये पूरक हैं। ये देखिए इस तरह से, अब ये पूरक हो गए ना, नहीं तो इधर भी खाली है, इधर भी खाली है। जब आप इनको करेंगे तो यही चीज़ हमने देखी, जब रसायन के लिए हम लोग केवल अश्वगंधा देते हैं, परिणाम मिलता है, जब शिलाजीत देते हैं, परिणाम मिलता है, लेकिन जब दोनों को देते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। तो अकेले अश्वगंधा का रिजल्ट का, अश्वगंधा का जो रिजल्ट है और अकेले शिलाजीत का जो इफेक्ट है, इनको अगर जोड़ेंगे
तो इस दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 2 गुना नहीं होगा, वो कई गुना होगा। मेरा कहने का ये अभिप्राय है। इसी को कहते हैं सिनर्जिज्म या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ओके, ये कैसे होता है भाई मुझे नहीं पता है, मेरे पास इतने संसाधन नहीं है। अब आप लोग आगे यंग डॉक्टर्स देखो या कुछ बड़ा बड़ा करो, बड़ी बड़ी लैब्स बनाओ, रिसर्च करो। हमसे जितना हो पाता था हमने किया है, कर भी रहे। मेरी सहयोगिनी डॉक्टर ब्रजबाला जी वशिष्ठ और मैंने जितना हमसे हो सका हमने किया है। लेकिन वो इतना ही हुआ है, इतना विशाल सागर है आयुर्वेद, तो एक आदमी 2 आदमी कितना इतना सा ही कर पाए। ओके, अब कुछ और रसायन औषधियाँ बता देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। गोक्षुर बहुत अच्छा रसायन है। अगर आप गोक्षुर को केवल मूत्रल के रूप में यूज़ करते हैं तो रसायन के रूप में भी यूज़ करें। ये वाजीकरण भी है। इसी तरह से शतावरी भी बहुत अच्छी रसायन है, और महिलाओं के लिए वो वाजीकरण है क्योंकि एस्ट्रोजेनिक है। गोक्षुर जो है वो पुरुषों के लिए वाजीकरण है क्योंकि एंड्रोजेनिक है। इसलिए बढ़ती उम्र की महिलाओं को जब ऑस्टियोआर्थ्रोसिस या उनको शाटिका की प्रॉब्लम हो तो आप अश्वगंधा शिलाजीत के साथ शतावरी ज़रूर देना। और अगर पुरुषों को होगा तो टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी से भी डिजेनरेशन होता है जिसका, तो आप साथ में दे देना गोक्षुर, या फिर आप दे देना कपिकच्छु, या दोनों को दे देना मूशली, या दोनों को दे देना लक्ष्मणा। ये सारे के सारे रसायन हैं। अल्टीमेटली डिसाइड आपको करना है। मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया है, और ये फ्रेमवर्क में जो कुछ हमने बताया है, आपको क्या लगता है ये मैंने बताया? मैं इतना योग्य कहाँ हूँ? असंख्य ऋषि मुनियों ने जो बताया, असंख्य वैज्ञानिकों ने, चिकित्सा वैज्ञानिकों ने जो बताया, हमारे गुरुओं ने जो बताया, हमारे पेशेंट्स ने जो बताया, मेरी सहयोगिनी डॉक्टर ब्रजबाला जी वशिष्ठ और हमारे जो क्लिनिकल अनुभव हैं, इतना बड़ा फनल है, वहाँ से टैप होके ये सब आप तक आ रहा है। ये हमारा नहीं है, ये इतने सारे लोगों का है। इसलिए हम विनम्रता पूर्वक आप तक पहुँचा रहे हैं। ये हमारा नहीं है पूरा, हमारा योगदान इतना सा है। हमको इसका श्रेय मत दीजिएगा, कभी भी नहीं दीजिएगा, क्रेडिट मत दीजिएगा। हाँ, हो सके तो आचार्यों को नमन करिएगा, और बिना भेदभाव के चिकित्सा वैज्ञानिकों, मेडिकल साइंटिस्ट्स को, उनको जैसे हेनरी ग्रे हों या फिर गाइटन हों, एनाटमी के हों, फिजियोलॉजी के हों, या फिर वर्को हों, या विलियम हार्वे हों, ये उन्होंने बताया है। ये उन्होंने बताया है, हमने सीखा है, आचार्यों ने बताया, हमने सीखा है। उसके बाद गुरुओं ने, हमारे बड़े बड़े महान गुरु हुए। मेरे गुरुजी प्रोफेसर एस.एन. त्रिपाठी BHU में मेरे गुरुजी थे, प्रोफेसर गोरखनाथ जी चतुर्वेदी, फिर प्रोफेसर रामहर सिंह जम्मू में मेरे गुरुजी थे, वैद्य विष्णुदत्त जी जामनगर में मेरे कोलीग थे लेकिन मैं उनको गुरु मानता हूँ, प्रोफेसर CP शुक्ला जी, और भी कितने कितने। उन्होंने जो बताया वो सब आप तक बहुत विनम्रता से लेकिन बहुत स्नेह से पहुंचाया जा रहा है। हम लोग आप लोगों को ना स्नेह करते हैं, यंग डॉक्टर्स बहुत स्नेह करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप किन परिस्थितियों में पढ़ते हैं, किन परिस्थितियों में काम करते हैं, और क्या क्या आपको कहा जाता है आयुर्वेद के विरुद्ध। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों का आयुर्वेद पे विश्वास बना है तो हम आपको सैल्यूट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेशन लंबा हो गया। इतना लंबा मैंने तो 20 मिनट का सोचा था, ये तो 54 मिनट्स चला गया। हो गया। कोशिश की आपसे दिल की बातें करने की, दिल से बातें करने की, तो इसीलिए प्रयास किया कि जिस चीज़ को जैसे एक्सप्लेन करना है वैसे किया जाए। बहुत सारे आप लोगों में से ही छात्रों ने, BA MS स्टूडेंट्स ने, MD PhD स्कॉलर्स ने, इंटर्न्स ने, डॉक्टर्स ने, कुछ प्रोफेसर्स ने, और आपको मैं कहूँगा कि आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स भी, सीनियर लोग भी कहते हैं कि कुछ इस तरह के सेशंस जो हैं ऑर्गेनाइज़ किए जाए। उसी आधार पे हम कर रहे हैं।
तो आपको ये सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और किस किस डिज़ीज़ पे आप सेशंस चाहते हैं वो भी बताइएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे जो हमें पता है वो आप तक पहुंचाने का। और ये सेशन देखने के लिए, अटेंड करने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम।